सही टीचर का चयन कैसे करें? व्यूज़ तो ऑफ कोर्स सब देखते ही है कि किस में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में ही रैंक 7 लेकर के आना, ये कैसे पॉसिबल हो? किस तरह की पढ़ाई की आपने? सर काफ़ी मेहनत लगी है उसमें भी। कैलकुलेशन के लिए क्या किया आपने? कैलकुलेशन को कैसे बेहतर बनाया आपने? कैलकुलेशन का हाँ थोड़ा इसमें रहता था कि कैट में तो कम से कम कैलकुलेटर है, तो पहले मुझे लगता था कि सीजीएल में भी शायद होगा। पर कंप्यूटर के मैं जैसे ही अटैम्प्ट करने बैठा तो मुझसे 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हुए और बाकी सब मैंने स्किप कर दिया। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? सर इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल की नहीं थी। प्रीलिम्स का कोई भी मॉक अटैम्प्ट करता था तो मुझे मैथ्स में अराउंड 35 मिनट्स लग जाते थे। पेपर में मैं कभी ट्रिक्स भी यूज़ नहीं करता था। तो लोग ये कहते हैं कि यार कैट की तैयारी की है तो मैथ्स तो अच्छा होगा ही होगा। नो डाउट मैथ्स अच्छा होगा, लेकिन सीजीएल के लिए मैथ्स अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के जो पैटर्न है वो अलग हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक ज़बरदस्त से पॉडकास्ट में। हमारे साथ में अभी प्रभात काला है, जिन्होंने पूरे भारत में सीजीएल 2025 में ऑल इंडिया रैंक 7 प्राप्त किया है। और यकीन मानिए ऐसे डायनेमिक पर्सन यहाँ पर हैं जिसको आप देखोगे, जब आप इनकी बातें सुनोगे तो आपको ये महसूस होगा कि क्यों इनका रैंक 7 आया, और ये डिज़र्व भी उस पोस्ट को करते हैं। इनकी मेहनत, इनकी सारी बातें आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपको बताएगी कि जो गलती आप कर रहे हैं आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? कैसा फील हो रहा है ऑल इंडिया रैंक 7 लाके? सर बहुत अच्छा। उम्मीद तो थी कि टॉप 10 में आ जाएगा। और जब 7 आया तो काफ़ी खुशी मिली। तो ये जो एडिक्विटी वाला काला साया है, ये आप पे नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं हुआ आप पे? सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन तो हुई थी बीच में। अच्छा। पर जब प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे लग रहा था कि थोड़े सुधार आए हैं इसमें। और बाकी एसएससी एग्ज़ाम से तो काफ़ी बेटर हुआ था एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स। पर फिर री एग्ज़ाम वाला सिनेरियो हो गया और मैं भी एक कैंडिडेट था जिसने 14 अक्टूबर को फिर से एग्ज़ाम दिया। अच्छा। बल्कि मेरा पहला अटैम्प्ट बहुत ही अच्छा गया था। एग्ज़ाम वाला भी अच्छा ही गया फिर दोबारा, पर मेरी थोड़ी प्रिपरेशन के टाइम चले गया फॉर मेंस। तो उसमें थोड़ा 15 दिन मेरे अराउंड फिर प्रीलिम्स के मॉक्स देने में निकल गए थे। तो उसमें थोड़ा मतलब टाइम वेस्ट हो गया था आपका काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब कितने नंबर का आपको लग रहा है कि डिफरेंस आया आपका, जो पहला एग्ज़ाम था और बाद में जो री एग्ज़ाम आपने दिया उसमें? आई थिंक ज़्यादा नहीं गया था, पर उस वक्त मेरा जीएस थोड़ा बेटर गया था। तो इस टाइम थोड़ा जीएस में कम नंबर रहते हैं। और मेंस कैसा गया आपका फिर? मेंस तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। सेंटर भी काफ़ी बढ़िया था, पर बहुत दूर दे दिया था सेंटर। जालंधर जाना पड़ा मुझे अपना एग्ज़ाम देने। सेंटर वाला भी इशू काफ़ी ज़्यादा आया था, मतलब जो आप रेडियस सेलेक्ट कर रहे थे उससे कहीं बाहर में मिल रहा था आपको। तो जालंधर गए थे पेपर देने आप? हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा फिर पेपर वहाँ पे? सेंटर तो फॉर्चुनेटली मेरा एक ही था फॉर बोथ टाइपिंग एंड मेंस। कुछ लोगों का जालंधर में भी 2 सेंटर्स थे, टाइपिंग का एक जगह और उसका एक जगह। तो अकोमोडेशन में लोगों को दिक्कत आ रही थी। मैंने बहुत लोगों से बात की थी। मतलब आज के दिन कुछ और है, अगले दिन कुछ और है, और जालंधर में आप घूमते रहो फिर वो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो फिर? तो कम से कम वो मेरे साथ नहीं हुआ, तो एक ही सेंटर था। मैंने पास में अकोमोडेशन ले रखा था। मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ रहते हैं, पर उनका बहुत दूर पड़ रहा था वहाँ से, अराउंड 10-12 किलोमीटर्स। तो फिर होटल लेकर के अपना होटल लेके मैं अपनी मम्मी के साथ गया था और फिर वहीं पे 3 दिन का। ममाज बॉय हैं आप? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर का पेपर कैसा रहा आपका? कंप्यूटर ने बहुत शॉक कर दिया था। हाँ। मेरा जैसे ही मतलब सेक्शन 2 फिनिश हुआ तो मुझे समझ आ गया था कि इस वक्त अच्छी रैंक पक्का ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छे गए थे सेक्शन 1 सेक्शन 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर कंप्यूटर के मैं जैसे ही अटैम्प्ट करने बैठा तो मुझसे 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हुए और बाकी सब मैंने स्किप कर दिए। अच्छा। और मैं लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गया। अच्छा। और फिर टाइम तो बचा था, पर मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि अब थोड़े मतलब एजुकेटेड गेसेस वगैरह आप कैसे करने पड़ेंगे। तो अब थोड़ा मैंने मतलब उसमें लगाया दिमाग और अराउंड सबको सी कर दिया, सबको ए कर दिया। क्या किया आपने? नहीं ऐसा भी नहीं किया। वही है कि थोड़ी लैंग्वेज से मैं लगा रहा था कि व्हाट कुड बी द राइट ऑप्शन हियर। पर वो लैंग्वेज भी ऐसी थी कि मतलब जो भी मैं सोच रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होना चाहिए सही, वो अल्टीमेटली नहीं हुआ उसमें। तो काफ़ी मतलब ऐसे था कि 8 क्वेश्चंस मुझसे हो गए थे अराउंड, कि मैं इतने तो श्योर थे आप 8 सवालों पे? श्योर होऊंगा। पर बाकी मैंने अटेम्प्ट किए थे 15 क्वेश्चंस और लास्ट में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि अराउंड अगर 6 भी गलत हो गए तो वही है, सीपीटी पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर बोनस का मुझे भी ऐसे था कि शायद बोनस मिल जाए, उसकी वजह से
थोड़ा सही हो जाए। पर जैसे ही आंसर की आई तो मेरे 29 मार्क्स आ गए थे, तो उसकी वजह से उतना। क्या बात है, मतलब जो चीज़ आपने गेस की थी अपने नॉलेज के आधार पे या फिर अपने एक तरीके से सिक्स सेंस के आधार पे, तो वो गेस आपका सही निकला और उसमें आपको थोड़ा जो है वो एज मिल गया वहाँ पे। फिर भी क्या लगता है आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चे को? बाद में तो आकर के आपने सोचा होगा कि हाँ यार, जो मैंने प्रिपरेशन की वो थोड़ा सा गलत हो गया, और बाकी कुछ लोगों से बात भी हुई होगी आपकी जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, हाँ जी। तो आपको एक सही सोर्स मिला होगा। तो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि वो कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें? तो सेंटर में ही जब मैं स्टार्ट्स का पेपर दे रहा था, वो भी मैंने दिया था आफ्टर मेंस। अच्छा। तो उसमें मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे, और सभी थोड़े परेशान थे कि इस वक्त 27 लाना बहुत मुश्किल है। 18 तो फिर भी सबके ही आ रहे थे, और सब लोग ऐसे कह रहे थे कि सबने डिफरेंट सोर्सेज से कंप्यूटर पढ़ा था, और जनरली PDFs जो डिफरेंट चैनल्स सर्कुलेट कर रहे थे उन सबको पढ़ के आए थे लोग। और सब लोग कह रहे थे कि अराउंड 7-8 क्वेश्चंस तो अराउंड सेम ही आ रहे थे जो PDFs में सर्कुलेट हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी थी, मैंने कंप्यूटर कहीं से नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे मॉक्स में, मैं मेंस के मॉक्स में कंप्यूटर सेक्शन देता था, पर मेरे अराउंड 30 मार्क्स तो आ ही जाते थे विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा इतने आ ही जाएंगे, और सोचा था कि लास्ट में जाके जब 3-4 दिन होंगे मेंस के, तब जाके मैं कोई 1 शॉट वीडियो वगैरह देख लूंगा। पर वो भी मैंने देखी नहीं, तो उसमें भी थोड़ा मतलब मुझे दिक्कत तो हुई। जो भी ईजी क्वेश्चंस बता रहे थे लोग वो मुझसे हुए नहीं। पर मेरा IT का बैकग्राउंड था, तो उसमें वर्ड और पावर पॉइंट के जो क्वेश्चंस थे वो सब मुझसे हो गए थे फॉर्चुनेटली। तो उसमें थोड़ा सा एज मुझे मिला था। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे सही हो गए थे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे ही उसमें। 4-5 क्वेश्चंस तो। फिर भी कोई सोर्स आपको लगता है जो बच्चे पढ़े जहाँ से उनके कंप्यूटर की मतलब बेनिफिट हो पाए? कोई भी टीचर, कोई भी प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा अगर आपको याद आ रहा है तो? ऐसा तो याद नहीं आ रहा मुझे, पर 1 शॉट वीडियो सभी कह रहे थे अलग अलग चैनल्स की, जिसकी भी देखो मतलब 6-7 क्वेश्चन लड़ जाएंगे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो। हाँ, पर उसमें यही था कि CPT की फिर भी कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अगर आप कहीं से भी पढ़ते तो भी आपको दिक्कत आती, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं कि वैसा था। थोड़े से जर्नी पे चलते हैं और आपके पहले की जर्नी को समझते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्कूलिंग बैकग्राउंड, कॉलेज और ये सारी चीज़ें? तो स्कूलिंग मेरी दिल्ली से ही हुई है, प्राइवेट स्कूल में, आई थिंक साकेत में मेरी स्कूलिंग हुई है पूरी, 1st to 12th। एंड देन आई जॉइन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने BTech किया है। TTU, यस। उसके बाद में ही ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी इन एन IT कंपनी। क्या बात है। एंड आई वर्क देयर फॉर लाइक। किस कंपनी में जॉब लगी थी आपके? ZS एसोसिएट्स। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जॉब की। और कितने ये ऐसे प्लेसमेंट थे आपकी, कितनी नौकरी कमा रहे थे आप, कितना पैसा मतलब? काफ़ी अच्छा था। कितने का पैकेज था? मतलब शुरू में तो कम ही था, अराउंड 8-9 लाख पर एनम। हाँ जी। ठीक है। ये प्रमोशंस के बाद मतलब 80,000 रुपये महीने का आप ऑलरेडी आ रहा था, 70-80 हज़ार आप कह सकते हैं। तो फिर वहाँ पे प्राइवेट जॉब छोड़ करके फिर ये गवर्नमेंट जॉब में कहाँ से आपने सोच लिया? जो पैसा वहाँ मिल ही रहा था, सुकून भी था अच्छा खासा, फिर गवर्नमेंट जॉब में आने का कारण? 2022 में जब मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मुझे थोड़ा यही लगा था कि आई थिंक IT में भी अच्छा खासा पैसा तो है, और गवर्नमेंट जॉब में वही है, जॉब सिक्योरिटी वगैरह है। उसके लिए मेरे पेरेंट्स थोड़ा नच कर रहे थे मुझे कि थोड़ा जा सकते हो वहाँ पे, और वो ये भी सोच रहे थे कि केपेबल हो इतने कि यू कैन सिक्योर अ गुड रैंक। तो मैंने उनके कहने पे एक बार अटेम्प्ट दे दिया था। फिर मेंस के लिए मैंने उतनी प्रिपरेशन की नहीं, क्योंकि उतना इंटरेस्ट उस वक्त आया नहीं। फिर जाके लास्ट ईयर मेरे कज़न एज GST इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, और वो दिल्ली आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे घर। अच्छा। फिर उनसे मुझे पता चला कि SSC CGL में मतलब पोस्ट होता है, इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, और इस तरह से रहता है। तो फिर आपको लगा यार ये नौकरी क्या ही नौकरी, हटाओ यार, मज़े तो यहाँ पे हैं। हाँ। और थोड़ा सम्मान भी उनका देखा होगा घर में, बाकी सारी चीज़ें भी देखी होगी, उनके तरफ से बातें भी आपने सुना होगा कि उनके डिपार्टमेंट की चीज़ें और बाकी सारी। देन यू हैव सर्च्ड एवरीथिंग, फिर आपको लगा कि नहीं आई शुड गो फॉर दिस। और एक और रीज़न ये था कि मुझे लगता था गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसफर्स होने ही होने हैं। मुझे ऐसा नहीं पता था कि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स भी होती हैं। अच्छा। तो फिर जब मुझे पता चला कि SON CSS इज वन जॉब वेयर यू हैव टू स्टे इन दिल्ली फॉरएवर, तो मुझे रेलवे भी है, ऐसा नहीं है। हाँ रेलवे हाँ भी है, रेलवे भी आप पूरे टाइम दिल्ली में रह सकते हैं, CSS में आप रह सकते हैं, होम मिनिस्ट्री के भी काफ़ी पोस्ट है, आप उनमें भी रह सकते हैं। इनफैक्ट आपकी MEA का खुद है कि MEA में भी आप रह सकते हो। तो सारे पोस्ट हैं। MEA में भी तो डिपेंड करता है अगर आप बाहर अगर चूज़ करते हो तो।
जी। तो फिर फाइनली दिल्ली का थॉट था और तब उसके बाद आपने पेपर दिया। तो एक तरीके से कहेंगे 2022 में आपने पेपर दिया, फिर उसके बाद आपने शायद कहा था मुझे पहले कि मेंस आपने नहीं दिया था उसमें, फिर उसके बाद सीधा आपने 2025 का पेपर दिया। मतलब एक पहली अटेम्प्ट इसको मान सकते हैं, और पहले अटेम्प्ट में ही रैंक 7 लेकर के आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? किस तरह की पढ़ाई की आपने? सर काफ़ी मेहनत लगी है उसमें भी, हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स था, और परसिस्टेंस। ऐसा नहीं कि मैंने कभी प्रिपरेशन एक दिन के लिए भी छोड़ी हो। आई वॉज दैट। कितना समय लगा आप तैयारी करने में? आई थिंक मैंने मई एंड से शुरुआत कर दी थी। मई 2025 से? मई 2025 से। अच्छा। प्रीलिम्स आते आते फिर काफ़ी अच्छा बेस बन गया था कि मेंस में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तब तक थोड़ा आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद में चीज़ें जो आप पढ़े थे तो आपको समझ में भी आ रहा था कि हाँ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को इस तरीके से, मतलब एक नॉर्मल जो बच्चा होता है जिसकी पीछे की बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं होती तो उसको हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, बट आपको ये था कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपका सिलेबस बाकियों कंपैरिजन में जल्दी हो रहा है, और जल्दी हो रहा है तो इसीलिए आप स्कोर भी बहुत अच्छा कर पा रहे हो। ये मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि ये ना पीछे का बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। जैसे कोई नॉर्मल बच्चा है, उसने नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, कोई दूसरा वहीं पर आईआईटी या एनआईटी कॉलेज से जिसने किया है वहाँ पे, तो दोनों के एक्यूमेंट में बहुत फ़र्क आता है, और दोनों के सीखने समझने की क्षमता भी बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, और हो सकता है दूसरा वाला जो भाग है, वो दूसरा वाला जो व्यक्ति है, मतलब एक तरीके से ना वो जल्दी सीखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 का भी जो इंटरव्यू लिया था, आपने देखा वहाँ पे, उनकी भी जो बातें मैंने समझी, जो सारी बातें मैंने जानी, वो बैकग्राउंड का एक बहुत अच्छा असर था उनके रैंक के ऊपर में। ठीक है, तो आप लोगों से भी कहेंगे कि चाहे आपके जो भाई बहन हैं, जो भी हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, आप है ना उसको टाइम पास की तरह मत भेजिए वहाँ की, चलो ठीक है अभी जैसे तैसे ग्रेजुएशन करा देते हैं, करना तो तैयारी है। अगर आप ग्रेजुएशन को सीरियस थोड़ा लेकर के चलेंगे, आप उसको थोड़ा बढ़िया कॉलेजेस से आप कराएंगे, तो लाइफ में हमेशा आपको उसका एज मिलेगा ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो जब आपने सीजीएल की तैयारी शुरू की तो आपको पता है कि इसमें 4 विषय हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का एक अपना सिलेबस भी है, एक अपनी उसकी कठिनाई का लेवल भी है। ठीक है, तो उसमें आपने कैसे तैयारी शुरू की? सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? सर इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल की नहीं थी। अच्छा। जस्ट मॉक से ही मेरा हो गया था। हाँ, कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ना, कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़ना, कोई ग्रामर, कुछ भी नहीं? मतलब नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। अच्छा। बट दैट वाज फॉर जीएस ओनली, कि जीएस में कोई भी मतलब टॉपिक्स मिस ना हो जाए, जो आई थिंक सबको ही पता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड। पर बाकी इंग्लिश का मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने एक पीवाईक्यू की बुक ज़रूर खरीदी थी, बट वो आज तक मैंने छुई नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे टाइम मिल जाएगा बाद में और मैं इंग्लिश का भी प्रिपरेशन कर लूँगा, पर फिर उसका बिल्कुल लेकिन वोकैबुलरी तो याद करना पड़ता होगा यार। हमने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, हमें पता है, थोड़ा हमें जो एज मिल जाता है वो ये कि कॉम्प्रिहेंशन मुझे कभी पढ़ना नहीं पड़ा, पीक्यूआरएस मुझे कभी पढ़ना ही नहीं पड़ा। वो मेरा सेंस के आधार पर हो जाता था कि हाँ यार इतना तो हम लोग बचपन से रीडिंग करते आए, नॉवल रीडिंग करते आए, और बाकी चीज़ें तो कहाँ गलती है पकड़ में आ जाता है, थोड़ा बहुत एरर का भी नॉलेज हो जाता है। लेकिन जो वोकैबुलरी होती है, जो इसमें पूछा जाता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट IELTS एक एग्ज़ाम होती है इंटरनेशनल, जो पे बैंड वाली होती है, उसकी और इसकी वोकैबुलरी सेम है लगभग, अगर आप देखेंगे तो उसके लिए वो याद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो हमने कभी जीवन में सुने ही नहीं। कैटास्ट्रॉफी है, कई सारे ऐसे वर्ड हैं, नॉर्मल हम उनकी भाषा जानते हैं, जैसे दुख है कोई तो हम जानते हैं कि सैड बोलते हैं, बट मॉर्नफुल भी बोला जा सकता है, डोलफुल भी बोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एसएससी के प्रिपरेशन में ही पता चलती हैं। तो इसको कैसे कवर किया आपने? सर रीडिंग में मेरा पहले से इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैं फिक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ता था अपने स्कूल टाइम से। आई थिंक 9th क्लास से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था। आई थिंक 2 वीक्स में मैं एक बुक ज़रूर पढ़ लेता था। 2 हफ्ते में एक नॉवल ख़त्म कर देते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कारण था कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश के बेहतर होने का? हाँ जी, हाँ जी। ओके। और बाकी मैंने कैट भी दे रखा है पहले। अच्छा। तो उसकी इंग्लिश काफ़ी मतलब हाई लेवल होती है वैसे। और उसकी मैंने मतलब कोर्स वगैरह लिया था। तो उस टाइम मतलब जिस साल मैंने कोर्स लिया उसी टाइम मेरे कैट में इंग्लिश में सबसे कम आए। तो मुझे थोड़ा ऐसे पता चला कि आई थिंक आई हैव अ गुड इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग लाइक इंग्लिश क्वेश्चंस। उसकी ऐसे प्रिपरेशन करने की मुझे अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसकी प्रिपरेशन करूं और फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊं बिटवीन ऑप्शंस, तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए। तो मैंने मतलब कॉन्शियस So basically you were giving the paper on the basis of intuitions. हाँ जी, हाँ जी। You thought that if I will go and mug all the grammar rules and everything, then I will just do a blunder in the paper. So before doing blunder you went on the intuitions nor on the knowledge. और इसलिए आपने कभी किताब भी नहीं पढ़ी, खरीद के रख लिया, ठीक है भैया अच्छा लग रहा है, लेकिन जो अपना इंट्यूशन है उसी के आधार पे हम चलते हैं और उसी से करते हैं। चलिए, इंग्लिश की तो तैयारी आपकी ऐसे होगी।
जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? सर जीएस का मैंने थोड़ा मतलब एंड के लिए ही रखा था कि आई विल प्रिपेयर इट आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड लाइक यूआरई। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैथ्स का ही मैंने शुरू किया था प्रेप, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि रीजनिंग जाऊंगा, देन आई स्टार्ट विथ जीएस और इंग्लिश बेस्ड ऑन व्हाट सब्जेक्ट आई। जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट भी सोचता है कि पहले 3 सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं फिर हम 4th पे जाएंगे, तो उसी तरीके से आपने भी सोचा कि पहले 3 भाग खत्म करके तब जीएस पे जाएंगे। हाँ जी। सो व्हेन यू स्टार्टेड जीएस देन हाउ डिड यू स्टार्टेड इट? सर मैं स्टार्ट तो यही किया था कि लूसेंट मंगा ली थी। अच्छा। और मेरे जो कज़न थे उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि लूसेंट तुम 5 बार पढ़ लो। लूसेंट सब्जेक्टिव, हाँ, दो किताबें होती हैं, एक सब्जेक्टिव होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो बेसिकली वेंट ऑन द थ्योरी पार्ट नॉट ऑन द क्वेश्चन पार्ट ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके। तो लूसेंट मैंने स्टार्ट कर दी थी विद माय मैथ्स प्रेप कि मैं अराउंड 5 पेजेस एवरी डे पढ़ के थोड़ा बहुत जो रिटेन होगा फिर बाकी सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करेंगे तो शायद हो जाएगा। और मैंने देखा भी था कि लोग काफ़ी नोट्स वगैरह बना देते हैं, स्टिकी नोट्स लगा देते हैं लूसेंट पे, और काफ़ी मतलब काफ़ी बार पढ़ना पड़ता है बुक को। पर फर्स्ट रीडिंग में मुझे पता चला कि इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ नहीं रहा, और 5 पेजेस पढ़ना ही मुझे मतलब बहुत ही टफ लग रहा था उस बुक से। मैं मतलब जब भी कंफ्यूज होता था कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, आई जस्ट यूज्ड टू टाइप ऑन यूट्यूब कि ये वाला टॉपिक एसएससी सीजीएल, और जो भी फर्स्ट वीडियो होती थी वो देख लेता था। चाहे वो किसी भी टीचर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपने अपने टॉपिक को कवर करने पर ज़्यादा फोकस किया। हाँ जी। ठीक है कि हाँ यार ये मेरे को बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, तो एक काम करते हैं कोई टीचर अगर मुझे ये पढ़ा दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसे मैंने अप्रोच किया और हिस्ट्री से स्टार्ट किया था मैंने। हिस्ट्री थोड़ी मेरी जनरली वीक ही थी क्योंकि आई थिंक 10th क्लास के बाद से कभी मैंने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा नहीं था। और धीरे धीरे जब और सब्जेक्ट्स किए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और पॉलिटी वाज अ सब्जेक्ट दैट आई रियली लाइक्ड रीडिंग क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग था वो। तो इसमें नोट्स नहीं बनाए मैंने कभी, पर मैं 2-3 बार रिवाइज करता था हर एक टॉपिक। मतलब आपने सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके आपने वीडियोस के माध्यम से पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी रिवीजन आपने करनी शुरू की। हाँ जी, हाँ जी। और वो एक आपके लिए की था कि हाँ इस तरीके से मेरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू डिड वेल इन दैट। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, एक्चुअली इज इट मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे जिसके अंदर कैलकुलेशन भी है, कंसेप्ट भी है, काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की मैथ्स की? मैथ्स भी मेरा सॉलिड बेस तो था। मैंने पहले कैट की वजह से जब पढ़ा था, और उसमें भी मैंने वैसे ज्योमेट्री छोड़ रखा था क्योंकि दैट वाज माय वीक टॉपिक। तो उसको मैं सोचता था कि कैट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इवन इफ यू गेट लाइक 30 मार्क्स आउट ऑफ 66 तो उसमें 99 परसेंटाइल कंफर्म्ड है इन क्वांट्स। बट सीजीएल में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन भी अगर तुम छोड़ दो तो यू आर आउट ऑफ द रेस। यस। तो उस चीज़ को समझ के मैंने यही सोचा था कि आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ूंगा इसमें। और पीवाईक्यू बुक्स तो सबसे पहले मैंने मंगाई थी जब, तो फर्स्ट टॉपिक में देखता था कि कौन सा टॉपिक है। इफ़ इट इज़ अलजेब्रा तो अलजेब्रा की मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, 2-3 वीडियोस देखूंगा। एंड आई स्टार्टेड विद द रिवीजन बैच। तो आपके जो 51 डेज मैराथन वीडियोस थी उससे मैंने स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने अलजेब्रा टॉपिक खत्म किया वैसे ही सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए विद इन 2 और 3 डेज। तो काफ़ी हेक्टिक होता था वो वैसे, पर वही है कि सारे पीवाईक्यूज कर दूंगा तो एक बार मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उनको मैं नोट डाउन कर लेता था। एंड देन आई थॉट कि आई विल कम बैक टू देम आफ्टर आई कंप्लीट द होल बुक। पर वो कभी टाइम मिला नहीं उसका, बट कम से कम ऐसे दिमाग में बैठ गया था कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसको मुझे थोड़ा रिवाइज करना है। बेसिकली जैसे लोग ये कहते हैं कि यार कैट की तैयारी की है तो मैथ्स तो अच्छा होगा ही होगा। नो डाउट मैथ्स अच्छा होगा, लेकिन सीजीएल के लिए मैथ्स अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के जो पैटर्न है वो अलग हैं। जैसे आपने कहा कि कैट में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा अगर हम बना दें तो 99% फिक्स होता है, 99 परसेंटाइल फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक भी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो वो हमारे लिए दिक्कत है। तो इसीलिए आपने देखा कि यार इसके जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लेक्चर्स कहाँ पर हैं। देन यू वेंट ऑन द यूट्यूब, और फिर उसमें आपको 51 मैराथन मिला। फिर उसमें आपने वो पैटर्न को समझा, क्योंकि देखो सीजीएल जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैं अक्सर क्लासेस में भी कहता हूँ कि यहाँ ऑप्शंस उड़ाने का खेल है। जैसे आपने कहा अलजेब्रा में भी, तो अलजेब्रा में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी है, कंसेप्ट ऑफ काफ़ी मतलब वेरिएबल्स का है, वैल्यू पुटिंग का खेल है, जो मुझे नहीं लगता कि वो एकेडमिक्स में आती हैं या कैट में आता है। ठीक है, उसमें बहुत तरीके से आपको मतलब टाइम जितना सेव कर सकते हो आप उतना करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपने जब समझी, फिर यू गॉट द आइडिया कि हाँ यार ये एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे हैं,
क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उसके साथ साथ लैच ऑन करके पीवाईक्यू से आपने जो है अपने पूरी क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दिया। सो क्या ऐसी चीज़ लगी, मतलब जनरली मैं आपसे एक फीडबैक जानना चाहूँगा कि इक्यावन मैराथन का, कि व्हाट वाज द पॉजिटिव थिंग जो आपको अच्छा लगा और क्या उसमें एडिशनल और किया जा सकता था? सर पॉजिटिव चीज़ तो ये थी कि हर क्वेश्चन करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं। तो क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोस थी, मतलब इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं थी, कंटेंट काफ़ी कंसाइज था, तो उसमें जो भी बेस्ट अप्रोच था वो आप बताते थे। अगर 2-3 अप्रोचेस होते थे तो मैं उनमें से सेलेक्ट कर लेता था कि दिस विल बी द अप्रोच आई फॉलो, और उसको ही मैं फाइनली फॉलो करता गया। इनिशियली जब मैं प्रीलिम्स का कोई भी मॉक अटेम्प्ट करता था तो मुझे मैथ्स में अराउंड 35 मिनट्स लग जाते थे। उसमें भी मेरे ऐसे नहीं था कि फुल मार्क्स आ रहे हैं, पर अराउंड 40+ आ जाते थे विदाउट प्रिपरेशन। तो मैंने ऐसे सोचा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि मेरा टाइम भी रिड्यूस हो, बस ऐसे नहीं हो कि कंप्लीशन मैं कर लूँ और फिर मुझे लग रहे जो मेरी वो लाइन होती है हमेशा की, एक डॉट भी बचा सकते हो तो वो भी बचा लो, क्योंकि वो तुम्हारा 1 सेकंड बचा देगी पेपर में, और उसके बाद में जो वक्त बचेगा तो बाकी सेक्शंस पर ध्यान दे पाओगे। इसी वजह से मैं हमेशा पहले तो बेसिक बता देता हूँ कि भाई आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए क्वेश्चन का कि पूछा क्या है और फिर सॉल्यूशंस क्या देना है, एंड देन उसके बाद में फिर क्रॉस करके कि भाई ऐसे बनाना नहीं है, समझना ठीक है, बनाना तो मैं ऐसे, उड़ाना तो मैं ऐसे। तो फिर उस चीज़ को आपने फॉलो किया। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन द फीडबैक सेक्शन फॉर मैथ्स? फीडबैक सेक्शन में आई थिंक मैंने यूट्यूब से किया था, तो उसमें तो काफ़ी कम एग्जाम्पल्स थे फॉर एवरी टॉपिक, और वो मैं समझता हूँ कि पूरे बैच में हमें पूरा कंटेंट मिलेगा। तो उसमें थोड़ा यही था कि पॉसिटी ऑफ क्वेश्चंस हो गया था थोड़ा, कि इसमें कंटेंट में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो मुझे PYQs तो सारे करने ही पड़ेंगे टू कंप्लीट अ सर्टेन टॉपिक। तो वो चीज़ मुझे लगी थोड़ा कम था उसमें, तो शायद उसमें अगर आप बढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा और क्वेश्चंस को हम बढ़ा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, या उसमें ड्यूरेशन को थोड़ा और बढ़ा देते तो वो बेहतर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर ज़्यादा हो तो वो भी बेटर रहेगा, कि सेम वैरायटी के अगर क्वेश्चंस करते जाए तो कॉन्फिडेंस तो आता है, बट इट डजंट हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग रिवीजन। तो उनके लिए ऐसा हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है वो। तो वो मुझे थोड़ा लगा इसमें है ना, मैं फंस जाता हूँ। मैं बताता हूँ मैं कैसे फंसता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा सकता है और किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। अब जैसे बैच है, हम लोग क्या करते हैं, बैच में 8 से 9 महीने तक पूरा पढ़ाते हैं, एक एक टाइप, और उसके डेप्थ में जा करके सारी चीज़ें। बट एक पॉइंट पर आता है कि हमने देखा कि बैच के बच्चे भी टूटने लगते हैं। उनमें ऐसा लगता है यार इतनी वीडियोस लास्ट टाइम में कौन देखे, काम करते हैं ना, कहीं पर 1 शॉट मिल जाएगा, कहीं पर शॉर्ट में मिल जाएगा तो कर लेंगे। अब जैसे क्या है कि जीएस देख लो या बाकी देख लो ना, तो उसमें एक टॉपिक है कि उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। आप मैथ्स में शुरू ही करते हो 1.5 घंटे में। अगर मैं आपको अलजेब्रा अगर मैं तरीके से पढ़ाऊँ तो आई नीड एटलीस्ट 8 आवर। और 8 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ेगा ना तो पहले देखेगा 8 घंटे की तो अलजेब्रा ही है, तो फिर वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ो 10 घंटे और फिर ज्योमेट्री को जोड़ो, और तो लास्ट टाइम में बच्चा भी बहुत इम्पेशेंट होता है कि एक ऐसा मिल जाए सीरीज़ की शॉर्ट हो, कंसाइज हो, जल्दी ख़त्म करें। वो सेंस ऑफ कंप्लीशन चाहिए होता है उसको कि मेरा ख़त्म हो जाए चाहे कहीं से हो। जैसे जीएस में मैं जब मोटी किताब थी एक हमने पढ़नी शुरू की, लूसेंट थी, ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब कि याद नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक दूसरी किताब थी उसके फाड़ दी हमने, पॉलिटी अलग कर दिया, ज्योग्राफी अलग कर दिया। अब मुझे दिखता था डेली यार पॉलिटी इतना ही तो है, इतना ही तो कवर करना है। तो उससे क्या लगता है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है, अचीवमेंट होता है कि हाँ यार हमने कर लिया है ये काम। बट जो आपने कहा मैं उसको बिल्कुल भी ध्यान रखूंगा, और मैं सोचूंगा इसको इस तरीके से हम बदलेंगे कि जैसे 2 तरह की सीरीज चला देंगे। एक प्री के टाइम पर जो सीरीज चलती है तो वो इतना कैपेबल होती है कि प्री के बाद तक की चीज़ों को कवर करे, और एक मेंस के टाइम पर मैं लाऊंगा भर भर एक 1 शॉट वीडियो। ये मैंने इस बार से डिसाइड किया है। तो मेंस के टाइम पर जो 1 शॉट वीडियोस होगी वो क्या होगी तो 1 ही घंटे की, लेकिन वो शुरुआत ईजी से नहीं होगा। मतलब जहाँ पर प्री वाली सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी, इसको वहाँ से शुरू करके एंड तक लेके जाएंगे। जैसे अभी मैं दफ्तर सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो दफ्तर सीरीज़ का लेवल जहाँ ख़त्म होगा तो वो जो मेंस में हमारा सीरीज़ आएगा वो वहाँ से शुरू होगा और टॉप लेवल तक जाएगा। तो बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट में बच्चे का जो है वो सारा पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेंस के टाइम पर भी थोड़ा सा ये रहता है कि कहीं पर कोई 1 शॉट वीडियोस मिल जाए तो उससे काम हो जाए। तो जो आपने फीडबैक दिया मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम उसी तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐप पर नहीं जाते, उनको यूट्यूब ही अच्छा लगता है कि वहीं से हम पढ़ लें और वहीं से हमें 1 शॉट वीडियोज़ मिल जाएँ। तो वो उनको मुझे लगता है कि फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये जो तरीका होगा वो बेस्ट होगा। आपकी मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी थी, जैसे ज्योमेट्री का आपने शायद एक 1 शॉट बनाया था,
मेंस के लिए भी बना रखा है मैंने। हाँ इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चंस ऐसा वाला कोई था। मैंने पिछली बार ही किया था 2024 का जब आया था ना पेपर, तो उस टाइम पर जैसे एक मैराथन हम चला दी हमने प्री के टाइम पे, और मेंस के टाइम पर इनफ टाइम मिला था, तो हमने नंबर सिस्टम का वन शॉट दे दिया था, ज्योमेट्री का वन शॉट दे दिया था, तो उसमें काफी टफ क्वेश्चंस हैं। अगर कोई सर्च करेगा तो सीजीएल मेंस के नाम से आता है, आदित्य रंजन सर सीजीएल मेंस वन शॉट वीडियोस, वो आएगा, उसमें सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। हाँ जी, वो ज्योमेट्री का मैंने किया था क्योंकि भाई थोड़ा वीक था मेरा। अच्छा, तो प्रीलिम्स के बाद आई थिंक मैंने वो वाली वीडियो देखी। तो कंप्लीट ज्योमेट्री आपने उस वन शॉट वीडियो से देखा था और उससे आपका हो गया था? हाँ जी, हाँ जी। कैसा था क्वेश्चंस का लेवल? हाँ काफ़ी अच्छा था, और कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो नए थे। हाँ एकदम न्यू टाइप था, जो कभी देखे नहीं थे, और उसमें न्यू फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे थे कुछ, तो उससे बेनिफिट मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी। कैलकुलेशन के लिए क्या किया आपने? कैलकुलेशन को कैसे बेहतर बनाया आपने? कैलकुलेशन का हाँ थोड़ा इसमें रहता था कि कैट में तो कम से कम कैलकुलेटर है, तो पहले मुझे लगता था कि सीजीएल में भी शायद होगा, पर सीजीएल में भी वैसे वहाँ कैलकुलेटर अलाउड है, लेके जा सकते हो, यहाँ पर कुछ अलाउड नहीं है, दिमाग लेके जाओ। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस अगर तुम्हें मतलब वैसे अलग अलग अप्रोचेस नहीं पता तो वो बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं कि तुम्हें मतलब पावर निकालनी है अगर किसी चीज़ की और वो सब। तो कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब ऐसे था कि प्रैक्टिस करते गया तो फास्ट अपने आप होती गई। मुझे ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई बुक खरीदूं और उससे फिर सीखूं दोबारा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। और आई थिंक आपकी भी कुछ वीडियोस थी कि जिसमें मतलब कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है, कोई जैसे बहुत सारी 8 वीडियोस है मेरी यूट्यूब के ऊपर में, जिसमें 2 डिजिटल सम की है और 6 बाकी हैं। हाँ, तो डिजिटल सम मैंने किया था। अच्छा, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं गलत फंस ना जाऊं। हाँ, कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा और फिर मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा मेरा। हाँ, तो उसका तरीका था ना, आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करते डिजिटल मैंने सम मॉक टेस्ट में अप्लाई किया, पर मॉक टेस्ट में हर जगह अप्लाई हुआ? हर जगह भी नहीं किया, पर जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता था ना कि इसमें हो जाएगा, तो जैसे अगर 5 क्वेश्चंस हो सकते थे तो मैं 1 क्वेश्चन में कर देता था डिजिटल सम यूज करके, और रिजल्ट आता था, सही होता था। सही आता था। लेकिन वहाँ पेपर में बोले क्यों ही रिस्क लेना, छोड़ दो, हटाओ। पेपर में मैं कभी ट्रिक्स भी यूज नहीं करता था। जैसे ये आपकी ट्रिक्स बताई थी, पर मैं हमेशा उसको उस पार्ट को मैं स्किप कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर अप्रोच नहीं सीखोगे और ट्रिक्स पे जाओगे तो फाइनली आंसर तुम्हारा चाहे जल्दी आ जाए, कभी अगर भूल जाओ ट्रिक तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेथड नंबर 1 पढ़ाता हूँ, बेसिक। कि बेसिक कभी भी ऐसा है, एक मैंने हमेशा ना एक एनालिसिस किया है, मैंने हमेशा ये देखा है कि जैसे हम बच्चों को सवाल जब देते हैं और हम कहते हैं कि बनाओ, तो वो क्या करता है कि शॉर्ट अप्रोच से बनाने की कोशिश करता है, और जैसे हम टाइमर ऑन करके देते हैं कि बेटा अब बनाओ, तो उसके बाद में बोलता है कि साइड में गया कोई भी अप्रोच, भाई जैसे बन रहा है वैसे बनाओ। बेसिकली वो टाइमर का प्रेशर हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन बिना टाइमर के आपको दूंगा तो आप उसको बढ़िया से बढ़िया मेथड से बनाने की कोशिश करोगे, प्रेशर नहीं है। और टाइमर ऑन होने के बाद ये लगता है भाई ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जो भी अप्रोच आए दिमाग में फर्स्ट गो में उसके साथ में दौड़ जाओ। ये बच्चों के साथ में होता है। लेकिन देखो, चलो ठीक है, आपका तो रैंक 7 आ गया, बट मैं बाकी लोगों को ये सजेशन दूंगा कि इस गलती का सुधार थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट में जितने एक्सपेरिमेंट करना है उतने करिए। जैसे मैं अपनी बात अगर बताऊं तो जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो कुछ क्वेश्चंस में मुझे ऐसा लगता था कि पेन उठाना ही नहीं है, तो लिटरली मैं ऐसे अपने दोनों हाथ पकड़ लूँगा, मैं पेन नहीं टच करूँगा, और उसके बाद में मैं माइंड में कैलकुलेशंस करके उसको बनाने की कोशिश करता था कि ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट ख़राब हो जाए, मैं मॉक में 160 170 ला सकता था, लेकिन 110 लेके आए, लेकिन वो स्कोर तो मैं ही देख पा रहा हूँ, दुनिया थोड़ी देख पा रही है। यहाँ जितनी गलती करूँगा चलेगा, पेपर में अगर गलती हो गई तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा। और इंसान की कैपेबिलिटी होती है ना, मतलब एक एबिलिटी बन जाती है, दिमाग का एक ऐसा है ना थॉट बन जाता है कि पेपर में रिस्क नहीं लेना है। तो मैं कह रहा हूँ रिस्क नहीं लेना है, ये वाली चीज़ आए ही नहीं। प्रैक्टिस इतनी करके चले जाओ। आप प्रैक्टिस नहीं की हो बहुत ज़्यादा ना, तो एक वो डर वाला फैक्टर आ जाता है। प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है, ये आगे के एग्जाम्स के लिए भी मैं सजेशन दूंगा आपको। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं भी पहले क्वेश्चन दे के फर्स्ट गो में जो आ जाए, मतलब लगा दो अप्रोच, बेसिक आ रहा है, एक्स मान के आ रहा है, ये मान के आ रहा है, बट मैंने देखा यार इससे ना, जब मैं बाद में एनालिसिस करता था मॉक की, तो इससे ये होता था कि मैं बार बार पीछे रह जा रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा मैथ्स का टाइम 30 मिनट जा रहा है, टाइम बढ़ जाता है वैसे। तो मैंने कहा इसको तरीका क्या है, तो फिर वही है, पेन फ्री जाओ, माइंड कैलकुलेशन में जाओ, यूनिट डिजिट जाओ, डिजिटल सम जाओ, ये छोटे छोटे टैक्टिक्स अपनाओगे तो जा करके हो पाएगा। हाँ, मतलब मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें बस एक अप्रोच पे फिक्स रहना चाहिए। सारे अप्रोच देख के चूज द बेस्ट वन। बेस्ट वन ऐसा नहीं है जो सबसे जल्दी हो रहा है, बेस्ट वन वो है जो तुम्हें सही लग रहा है कि सही लग रहा है, तुम एक्चुअल एग्जाम में कर पाओगे, जिसके साथ कॉन्फिडेंट हो। हाँ, चाहे हथियार कहीं भी लेकर के जाओ, लेकिन चलाओ वहीं जिसमें तुम्हें आता हो कि हाँ भाई
हम इसमें हर तरीके से वार झेल भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक लास्ट है हमारा यहाँ पर कि रीजनिंग की कैसे किया आपने? सर रीजनिंग में तो आई थिंक सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, और टाइप्स भी कम ही है, ऐसा नहीं कि बहुत तो ज़्यादा मत कहना कैट की तैयारी से मेरा रीजनिंग हो गया, रैंक 1 ने भी यही बोला था। सर कैट की तैयारी से तो आई थिंक रीजनिंग तो नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही डिफरेंट है उसका DILR सेक्शन अगर कंपेयर करें इसकी रीजनिंग से। पर इसमें ऐसा ही था कि इफ़ यू नो ऑल द टाइप्स, तुम कंसिस्टेंटली अगर मॉक्स दोगे तो रीजनिंग तो तुम्हारा अच्छा बेस बन ही जाएगा कि कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुमने पहली बार देखे होंगे, इफ़ यू हैवंट डन द PYQs, तो तुम्हें थोड़ा मतलब उसमें प्रॉब्लम हो। बट मैंने यही देखा था कि वंस आई गॉट टू नो ऑल द टाइप्स, तो मुझसे जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करूँ तो 40+ तो स्कोर रेगुलर उसमें आ रहा था रीजनिंग में, और उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा तुम्हारा। अगर सेम क्वेश्चन है, जैसे ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कैसे करना है। अब ब्लड रिलेशंस में मैं सोचता था कि शायद मेरा जो मैं अप्रोच है, मैंने किसी से पढ़ा नहीं और मैं ऐसे डैशेस और लाइन्स ये सब बना रहा हूँ, ये सही है कि नहीं। पर मेरा वही आई स्टक टू दैट, और फिर लास्ट में ऐसे ही रहा कि वो मुझे याद हो गया कि ऐसे मुझे हस्बैंड डिपिक्ट करना है, ऐसे मुझे ब्रदर करना है, ऐसे मुझे सन करना है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अप्रोच चेंज करूं कि फास्ट हो जाएगी, कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं तो मैं ये वाला अप्रोच करूंगा। सो यू वेंट विद दैट अप्रोच इन व्हिच यू वर कंफर्टेबल। तो हर एक क्वेश्चन का मैंने ऐसे एक अप्रोच बना दिया था कि ऐसे मैं ट्राई करूंगा वो क्वेश्चन। तो उसमें रीजनिंग में ऐसे ही था कि मैंने 100+ मॉक्स दिए थे प्रीलिम्स के लिए, तो इतने मॉक्स देने के बाद तो आई थिंक सबको पता ही चल जाता है कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे, और इस वक्त भी कोई सरप्राइज नहीं था रीजनिंग में तो एटलीस्ट। So basically what you want to say is that you have prepared reasoning by giving the mocks and the topics in which you were a little bit dicey, then in those topics you pick those topics and you take the classes on the YouTube, I think, na? By that or what? आई थिंक एक ही टॉपिक में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, नंबर सीरीज में। Number series. Find the missing So how number. did you complete it? I watched a video, I don't remember the teacher. सिलेक्शन कैसे करते थे उसमें? अगर हम ये बात करें कि मानो आपने जो भी टॉपिक है, नंबर सीरीज है, ठीक है, यू टाइप ऑन द यूट्यूब, काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस आए होंगे, उसमें फिर कैसे किसकी वीडियोस देखते थे? क्योंकि आज है ना, मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी तो उन्होंने बताया बढ़िया टीचर कैसे चुने। अच्छा। तो पहला पॉइंट उनमें ये लिखा हुआ था कि देखना व्यूज़ किसके ज़्यादा होंगे, दूसरा ये लिखा हुआ था कमेंट किसके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो दीज आर द मल्टीपल वेज टू चूज अ बेस्ट टीचर। सो आपके लिए वो क्राइटेरिया क्या थी कि सही टीचर का चयन कैसे करें? तो मैं थंबनेल पे तो नहीं जाता था, हाँ, पर व्यूज तो ऑफ कोर्स सब देखते ही है कि किस में मिलियन व्यूज आ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स भी देखते थे? सब्सक्राइबर्स नहीं देखता था। हाँ, मैं बस कंटेंट। यार मेरे सब्सक्राइबर्स कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2 ही मिलियन है ना, 5 मिलियन छोड़ के आया हूँ मैं। अगर कोई मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहा है किसी सोर्स से, तब तो उसको सब्सक्राइबर्स देखने चाहिए कि थोड़ा लेजिट है कंटेंट की नहीं। पर आई थिंक 1-2 टॉपिक अगर किसी को करने हैं तो हो सकता है कि किसी मतलब किसी टीचर जो पॉपुलर नहीं है ज़्यादा, उसने अच्छा कंटेंट बना रखा हो किसी टॉपिक पे, क्योंकि हर टीचर हर टॉपिक का मतलब वैसे मैं नहीं कह सकते। हाँ, इतना मतलब एकदम परफेक्ट कंटेंट तो नहीं बना सकता। हो सकता है किसी का ज्योमेट्री अच्छा हो, किसी का अलजेब्रा अच्छा हो, तो वैसे भी तो पिक एंड चूज मतलब मैं करता था वैसे। तो उसमें जैसे रीजनिंग वाले में अगर मैंने देखा होगा कि मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है बस 2 घंटे, तो मैं पहले उस पर जाता था कि कौन सी वीडियो छोटी है, कौन सी बड़ी है, और कौन से मेरे 2-2.5 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर आ रही है, और जिसमें मेरा टॉपिक पूरा हो जाए। ऐसे नहीं कि मैं 5 मिनट की वीडियो कहीं से देख रहा हूँ और फिर 10 मिनट की कहीं से देख रहा हूँ, एक वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म करो। टीचर चाहे कोई भी हो, आपने देखा कि व्यूज अच्छे हैं, फिर आपने वीडियो को प्ले करके देखा, आपको समझ में आने लगा, तो आप उसके साथ में चले गए। आपने बड़े नाम की चिंता नहीं की कि हाँ यार ये तो बड़ा नाम है तो पढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिकली आपके लिए था कि हाँ टीचर है, कंटेंट अच्छा पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी हो, हमसे पढ़ लेते हैं। सो ये बहुत अच्छी थॉट है और ये मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर में होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं आप मैथ्स मेरे से ही पढ़ो, आपको जहाँ समझ में आता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार अगर यहाँ पर इनका हाथ हमने पकड़ लिया तो शायद ये सफ़र मेरी आसान हो जाएगी, तो आप उनके साथ में जाओ। ये हमेशा मेरी एडवाइस होती है आपको। बहुत अच्छा रहा। तैयारी में अक्सर कई तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डीमोटिवेशन भी होता है, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक होता है डीमोटिवेशन की किसी चीज़ को लेके हम परेशान हो गए, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है कहीं पर, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है, बट डीमोटिवेटेड है, एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने उसको कैसे टैकल किया? और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन होता है आपके लाइफ में, क्या कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आया, और आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये कैसे था? सर तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आई थिंक होता है रूटीन बनाना और उसको फॉलो करना। अब उसमें रूटीन में ऐसा नहीं है कि हर कोई 10 घंटे पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो उसमें जैसे मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक अगस्त मैंने ऐसे बना लिया था कि एक मॉक रोज देना है और उसका एनालिसिस करना है। तो उससे थोड़ा ऐसे माइंड में रहता था कि ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आज के मेरा जो भी प्रिपरेशन है विल बी 80% डन। बाकी मैं जीएस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पर एक बार मैथ्स का जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ था वैसे ही आई वाज गिविंग मॉक्स एंड स्टडिंग जीएस ऑन द साइड। तो एक रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। और बाकी मैं कहूँगा कि मॉक्स जब भी दे रहे हो उसका एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग मॉक्स पे मॉक्स देते हैं बट दे डोंट नो दे वीक सेक्शंस या फिर वीक टॉपिक्स, और फिर उसमें ही बार बार फंसते रहते हैं। तो मैथ्स और जीएस स्पेशली मैं सारे जो भी सॉल्यूशंस होते थे कोई भी साइट पे, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो भी डिटेल सॉल्यूशंस होते थे वो मैं रीड करता था। और इफ़ देयर वाज सर्टेन अदर वे टू डू अ सर्टेन क्वेश्चन लाइक अप्रोच डिफरेंट है तो उसको मैं आई ट्राई टू इम्बाइब इन माई प्रेप। ऐसे नहीं कि मतलब आई विल स्टिक टू माई अप्रोच ओनली। अगर मुझे अप्रोच कोई अच्छी लग रही है इन द डिटेल सोल्यूशन तो मैं उसको अगले क्वेश्चन में जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा उसको ट्राई करूँगा मॉक में। अब एक्चुअल एग्जाम में क्या कौन सा अप्रोच मैंने फॉलो किया वो तो मैं बता नहीं सकता, पर इससे ये होता है कि इफ़ यू नो डिफरेंट अप्रोचेस तो तुम कभी फंसते नहीं हो क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट अप्रोच से तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो सेकंड अप्रोच यू कैन ट्राई। तो इसमें मॉक्स एनालिसिस मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नोट्स ही बनाते हैं इसके कि मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं हुआ उनसे तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो। एंड देयर वर अ फ्यू पीपल दैट वर प्रिपेयरिंग अलोंग साइड मी। सोशल मीडिया से मुझे कुछ मिले थे लोग, एंड दे ट्राई टू एनालाइज देयर मॉक्स बाय राइटिंग डाउन what they felt were their strengths and weaknesses and which questions they got stuck on. तो वो सब मैं करता नहीं था, but I used to bookmark the questions जैसे so you choose a smart study over hard study ना। और जब मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर समझ, जैसे इंग्लिश में I used to get confused कि ऐसा आंसर क्यों है। बहुत बार मैंने चैलेंज भी किए क्वेश्चंस on the side to know the reason कि why this option is correct, why this option is not। तो उसमें काफ़ी challenges मेरे एक्सेप्ट भी हो रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा मतलब प्रोएक्टिव होना चाहिए इसमें। ऐसे नहीं कि तुमने मॉक दे दिया यू गेट अ स्कोर ऑफ 110 20 एंड देन स्टार्ट गिविंग अनदर मॉक विदाउट एनालाइजिंग द फर्स्ट वन। तो ये सब मैं थोड़ा प्रोएक्टिवली करता था। सो अपने एक्यूमेंट का बेहतर इस्तेमाल करके आपने सारी चीज़ों को की, और मुझे लगता है कि आज वही कारण है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाते हुए, आपने वहीं पर रहते हुए, अपने सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने तैयारी की, पेपर दिया, और आज आपका पूरे भारत में रैंक 7 है। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने एमईए ही क्यों चूज़ किया है, और क्या चूज़ किया है तो आप फॉरेन जाने वाले? सर एमईए तो आई थिंक शुरुआत जब मेरी हुई थी प्रेप की तब मैंने सीएसएस को टॉप प्रायोरिटी दी थी कि दिस विल बी द पोस्ट दैट आई सेलेक्ट। पर फिर मुझे और पोस्ट के बारे में पता चला, बाकी लेवल 7 पोस्ट, और मैं फिर थोड़ी रिसर्च करता था। पर वही है कि प्रीलिम्स के बाद जब मेंस क्लोज आ गए थे तब थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि विच कैन बी बेटर। पर लास्ट में आते आते तो फिर बहुत सारी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले मुझे फॉर एवरी जॉब। तो किसी में कोई बोल रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, किसी में ट्रांसफर्स होते हैं, किसी में हेक्टिक है, मतलब जो भी वेरियड रीजंस होते थे। तो ऐसे कोई कंसिस्टेंट मुझे रिव्यू ऑफ अ सर्टेन जॉब नहीं मिल रहा था कि दिस जॉब हैज़ दिस, कि ये तो होना ही है। तो लास्ट में मैंने 3 पोस्ट थी जो मैंने मतलब सेलेक्ट कर रखी थी कि इनमें से ही कुछ ना कुछ भरूंगा अपने जो पोस्ट रेफरेंस फॉर्म में। तो एक थी एमईए, एक आईटीआई एंड थर्ड वन वाज सीएसएस। तो इन 3 में ही मैं कंफ्यूज था, एंड तक कंफ्यूज था। और एक बार जब मैंने पोस्ट रेफरेंस भर दिया था विद एमईए ऑन टॉप, उसके बाद भी आई वाज ट्राइंग टू चेंज इट कि शायद मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे मतलब इतना कंफर्म नहीं है इफ़ आई वांट टू गो अब्रॉड और नॉट। आई एम थिंकिंग ऑफ इट, इसलिए एमईए मैंने फाइनली सेलेक्ट कर लिया। अभी तो खैर आप जाओगे भी नहीं, मुझे लगता है एटलीस्ट आपको 2 साल तो पहले सर्विस देनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे। फिर डोज ईयर आएगा, फिर तब आप उसमें भरोगे, और उसमें भी हार्डकोर सिटीज़ पहले मिलेंगी आपको, तब उसके बाद बाकी सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल भी होगे। तो खैर वो एक बड़ी चीज़ है। और इसमें तो ऑप्शन भी होता है कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, जा सकते हो। बट आपकी बात से मुझे एक चीज़ जो महसूस हुआ वो ये कि शायद अभी भी बच्चों को वो पोस्ट को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, एग्जैक्टली उस तरह की क्लैरिटी जो वो जानना चाहते हैं। जैसे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं ये बता देता हूँ सैलरी क्या है, पावर क्या है, पोस्टिंग क्या है, ट्रेनिंग कैसी है, बट इसके अलावा भी सर्टेन डाउट्स बच्चे के मन में होता है, और शायद वो नहीं सम्मिलित होते उन वीडियोस में, तो उनको क्लैरिटी नहीं दे पाती है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पोस्ट डिटेल के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ,
और बच्चों से पहले सजेशन या फीडबैक लेकर के कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। सो आई थिंक आई वुड गैदर दोज कमेंट्स, और तब उसके बाद में मैं चाहूँगा तो वो सारी क्लैरिटी मैं दे पाऊँगा, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। तो बढ़िया है। अब तो जो आपने डिपार्टमेंट लिया है, लेट मी नो यू। मतलब कि ये जो पोस्ट आपने जो ली है, ये सबसे ज़बरदस्त पोस्ट है सीजीएल की, और इसकी मतलब जो चाहत होती है आज के समय, वो हर पर्सन की होती है कि मुझे एमईए ही जाना है। ठीक है, मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज़ अ ड्रीम फॉर एवरीवन, और आपको वो मिला तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पावर भी आपकी अच्छी है, और विद इन फ्यू ईयर्स मतलब जो आपकी प्रमोशन हो जाएगी तो आप यूपीएससी कैडर में भी जा सकते हैं। और आपको अभी से इनफ टाइम भी मिलता है आपको अपने यूपीएससी या बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो कहीं पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हाँ, अगर आपने शायद सीएसएस चूज़ किया होता तो कभी ना कभी आपको इन्फीरियरिटी ज़रूर फील आती किसी एमईए वाले के साथ बात करने में, बेशक आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि एक हम लोगों के बीच में ही लोग ही आपस में ऐसा बना लेते हैं एमईए सबसे ऊपर है, इनकम टैक्स सबसे ऊपर है, उसके नीचे सीएसएस है, उसके नीचे एक्साइज है, उसके नीचे प्रिवेंटिव है। सो ये हमारे अपने थॉट्स हैं, हालांकि सब सेम ग्रेड पे के पोस्ट हैं। आप अगर देखो रैंक 1 एमईए ले रहा है, रैंक 10 एमईए ले रहा है, तो अभी जब रिजल्ट आता है तो ये 1 और 10 की लड़ाई है। डिपार्टमेंट में जाओगे ना, जब सारे एक ही साथ बैठे होंगे तो वहाँ कोई नहीं पूछता। ठीक है, ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, बट ठीक है, शुरू की बातें हैं। सो आपने बहुत बेस्ट रैप किया है और बढ़िया है, आप इसके लिए कभी वो मन में ना सोचें, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए। आप आगे किस चीज़ की तैयारी करेंगे? आप तैयारी करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं? सर अभी देखेंगे, अभी पहले थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए इस जॉब में। आई थिंक 6 months में अराउंड में पता चल जाएगा कि हाउ आई लाइक इट हियर। मेरी फर्स्ट जॉब तो है नहीं, तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस आपको पहले से पता है कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, आपने वहाँ पर काम भी किया है। ठीक है, बट ये थोड़ा और रिलैक्सिंग होगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जीवन में बहुत कामयाब बनिए आप, बहुत आगे बढ़िए। तो फाइनली आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा इंटरव्यू। लिटरली बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू इतना लंबा चला जाएगा। हमने तो 10-15 मिनट का ही सोचा था, लेकिन जब आपके सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा हो जिसके पास जानकारी बहुत अच्छी हो और बच्चों के रिलेटेड हो, मतलब यार मैं अब प्रिपरेशन क्या ही करूँगा, हमने तो कर ही लिया, हमने सब देख लिया। ठीक है, बट जब मैं किसी से बात करता हूँ मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, आपको उस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी सारा गाइडेंस दे सकता हूँ। तो मैं उस बात को और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेने की कोशिश करता हूँ, और वो बहुत अच्छा रहा हमारा ये पॉडकास्ट। आपने देखा भी, काफ़ी सारी बातें हमने जानने की कोशिश भी की, एकदम बहुत नेचुरल, बहुत रॉ, अनफिल्टर्ड सारी बातें। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, तो आप इस इंटरव्यू के जो भी आप क्लिप शेयर करना चाहते हैं अपने अपने पेजेस पे, आप वो कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। और आपको बेसिकली कौन सा पार्ट ऐसा लगा जो बहुत अच्छा था, आप उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।